Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 16 of the course of differential geometry. Its code is Math 4117. Previously, we have established Serret-Frenet frames and we have derived some important consequences from these formulas. In this lecture, we will discuss further more important consequences of torsion of the space curves, and we also discuss some exercises to compute torsion, and we also discuss to find osculating circle, what is an osculating circle, and what is an osculating sphere, what is an osculating center, and so on. इससे पहले हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में सेरेट फ्रेनेट फ्रेम फाइंड किया जिसे हम मूविंग फ्रेम भी कहते हैं, उसके साथ उसकी मैट्रिक्स फॉर्म भी ड्राइव की। उसके फर्दर बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि कर्वेचर अगर जीरो हो तो कौन सा कर्व होगा, कर्वेचर अगर कांस्टेंट हो तो कौन सा कर्व होगा, टोर्शन अगर जीरो हो तो कौन सा कर्व होगा, उनको करेक्टराइज किया था। इस लेक्चर में हम एक मजीद नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो है ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या है, और कुछ इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। ऑस्कुलेटिंग सर्कल है क्या, अब इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या है। लेट्स से हमारे पास एक कर्व है, रेगुलर कर्व सी है, और हम इस डायरेक्शन में इस पे मूव कर रहे हैं, और ये हमारे पास इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट वेक्टर t है पॉइंट P के ऊपर, और ये हमारा ये जो n है ये है हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल, इस पॉइंट P के ऊपर प्रिंसिपल नॉर्मल है हमारे पास। Then the osculating circle, which may also be called the circle of curvature or the kissing circle, can be defined where the circle is characterized। यानी हम इसको इस पॉइंट के ऊपर एक सर्कल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो क्या होगा, वो एक ऐसा सर्कल होगा ये वाला जो कि वेक्टर t के ऊपर टेंजेंट होगा। यानी ये टेंजेंट t जो है ये कॉमन टेंजेंट होगा एट पॉइंट P ऑफ द कर्व पे और इस सर्कल के ऊपर, यानी इट इज टेंजेंट टू C एट P, आई the circle and the curve have a common tangent vector at P। यानी ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये कर्व के पॉइंट P पर भी टेंजेंट है और सर्कल के ऊपर भी इस पॉइंट पर टेंजेंट है। तो आप गौर से देखिएगा ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है इस प्लेन में, और ये प्लेन है स्पैन्ड बाय टेंजेंट प्रिंसिपल टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। ये ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन है, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, क्योंकि ये स्पैन हो रही है किससे, स्पैन हो रही है टेंजेंट और नॉर्मल से। सो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में लाई करने वाला ये एक सर्कल होगा। दूसरी बड़ी बात, अच्छा जी, और तीसरी बड़ी बात क्या है, इट्स रेडियस आर सी, इसका जो रेडियस होगा वो ये रेडियस ये होगा इसका, ये रेडियस होगा इसका, ये वाला वो होगा दरअसल reciprocal of the curvature at point P, 1 of k, 1 over k, where k is the curvature of C at P। यानी कि पॉइंट P पर जो आपकी कर्वेचर निकली है, आपने उस
P को सेंटर लेना है और आपने सेंटर लेना है उस P से नॉर्मल के अलोंग चलते हुए, नॉर्मल से अलोंग चलते हुए रेडियस लेना पड़ेगा आपको 1/k। तो जब रेडियस के बाद आप पहुंचेंगे 1/k लेकर, 1/k लेकर, तो फिर आप अपने सर्कल के सेंटर पे पहुंच जाएंगे। इट्स सेंटर CC, इसका नाम फर्ज कर लें, सेंटर का नाम CC है। एंड इट इज गिवन बाय, अगर हमारे पास ये कोई R3 वेक्टर है, R3 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा ओरिजिन है, और फर्ज कर लें इस P के पोजीशन वेक्टर है RP। RP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। तो हम यहाँ कैसे आएंगे? फिर यहाँ आएंगे, पहले हम चलेंगे इस डायरेक्शन में और फिर प्लस हम चलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे, और फिर हम इस पे पहुंचेंगे, यानी हमारे पास आएगा RP ये वाला आ गया, प्लस हम चलेंगे कितना 1/k इन द डायरेक्शन ऑफ n, तो हम पहुंचेंगे सेंटर ऑफ दिस सर्कल पे पहुंच जाएंगे, यानी हमारे पास आएगा RP प्लस 1/k इन द डायरेक्शन ऑफ n। और अगर आप 1/k को RK कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ जो है ऑस्कुलेटिंग सर्कल्स का सेंटर जो है उसकी इक्वेशन निकल आई, where RP is the position vector of point P and N is the principal normal vector of C at point P। ये always depend upon the point P, P के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट की कर्वेचर डिफरेंट हुआ करती है, तो उसके मुताबिक दिस जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे दे themselves select the curvature and the radius of curvature, और ये सर्कल कैसा होगा ये डिपेंड करेगा सारे का सारा कर्वेचर के ऊपर, बेंडिंग के ऊपर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिमार्क हमें याद रखना होगा, द ऑस्कुलेटिंग सर्कल जो है इट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू दी कर्व, ये हम कर्व को बेहतर तरीके से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट वेयर दिस सर्कल इज डिफाइंड। यानी अगर आपके पास ये पॉइंट P है तो पॉइंट P के ऊपर आप एक सर्कल डिफाइन कर रहे हैं, और ये सर्कल दरअसल आपके कर्व जो ब्लू कलर का कर्व है उस कर्व की एक अप्रोक्सीमेशन है इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। सिंस द टेंजेंट लाइन, अब हम जरा देखें, जो टेंजेंट लाइन हुआ करती है ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और आहिस्ता से यही लाइन क्या बन जाती है, टेंजेंट लाइन बन जाया करेगी। That tangent line is the approximation of the limit of the secant line. Similarly, the osculating circle at any point of the curve is the limit of the circle passing through any point P and any other 2 points। ठीक है, as these 2 points converge to P while staying on the curve। यानी आपके पास एक कर्व है ब्लू कलर में, अगर आप अपने पास इस पिक्चर में देखें तो आपने इस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट सिलेक्ट किए, पॉइंट P1, पॉइंट P और पॉइंट P2, और ये कर्व के ऊपर हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे आपने इन 3 पॉइंट से पास करने वाला एक रेड कलर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर आपके ये पॉइंट अप्रोच करें पॉइंट P को, दोनों पॉइंट, तो फिर आपका ये जो सर्कल है ना, ये रेड कलर का जो सर्कल है वो अप्रोच करेगा इस ब्लैक कलर के सर्कल को, और हम यही कह रहे हैं कि दरअसल जो रेड कलर का सर्कल है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक कलर का सर्कल बन जाएगा, और ये ब्लैक कलर का सर्कल जो है वो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्कल है। यानी आपने क्या किया, आपने एक कर्व लिया, कर्व के ऊपर पॉइंट एक P लिया जिसके ऊपर आप ऑस्कुलेटिंग सर्कल ड्राइव करना चाहते हैं, उस P के करीब करीब 2 पॉइंट लिए कर्व के ऊपर, जो उनमें से एक सर्कल पास करवाया इन तीनों पॉइंट से, और ये सर्कल आपका अंदाजन ऑस्कुलेटिंग सर्कल होगा। अंदाजन एग्जैक्ट ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या होगा कि वो आप अगर पॉइंट को, अब दोनों पॉइंट्स को
P की तरफ मूव करवाएं तो लिमिटिंग स्टेज में जब ये P बनेगा आखिर में तो वो सर्कल छोटा होता जाएगा और जो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा आपका, ये ब्लैक कलर वाला सर्कल, ये आपका होगा इनफैक्ट ऑस्कुलेटिंग सर्कल। हम साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस को भी डील करेंगे ताकि जो हमारा कंप्यूटेशनल पार्ट है वो भी हम आहिस्ते आहिस्ते देखते जाएं। अब हमने इसमें रखा है कुछ कंप्यूटेशन के लिए, कंप्यूट करें कर्वेचर, टॉर्जन, टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल फॉर दीज टू कर्व्स एंड वेरीफाई फ्रेनेट-सेरेट इक्वेशंस। राइट और लेफ्ट हैंड साइड देखें इक्वल हैं कि नहीं। शो दैट द कर्व इन टू इज अ सर्कल, ये कर्व एक सर्कल है, ये प्रूव करें। अगर सर्कल है तो फाइंड इट्स सेंटर, रेडियस एंड द प्लेन इन विच दिस कर्व लाइज। ये क्वेश्चन है हमारा। पहला पार्ट में हमने ये लिया, हमारा जो टी है वो ये है, इज अ यूनिट वेक्टर, सो गैमा इज अ यूनिट स्पीड कर्व। हमने टेंजेंट ड्राइव कर लिया, टेंजेंट हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर है डेरिवेटिव लेके। अब हम इसका मजीद डेरिवेटिव लेते हैं, टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया तो टेंजेंट का डेरिवेटिव ये आ गया और टेंजेंट के डेरिवेटिव में पावर रूल लगाया हमने। यहाँ पे पावर पहले पावर में से एक कम, इधर भी ऐसे लगा दिया, इधर जीरो आ गया। तो कर्वेचर क्या है, चूंकि ये कर्व यूनिट स्पीड था, कैसे पता लगा, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की इस टी की। जब आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, क्लियरली ये मैग्नीट्यूड क्या है, इस पार्ट का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1/4 स्क्वायर लेने के बाद और 1 प्लस टी। फिर प्लस इसका स्क्वायर लिया तो 1/4 और ये आ गया 1 माइनस टी। और देन प्लस 1/2 आ गया। क्लियरली कंप्यूटेशन से आप देखेंगे इन दोनों को जब आप मिला के सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 1/2 को 1/2 में ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। सो टेंजेंट वेक्टर की लेंथ 1 आ गई, तो ये यूनिट स्पीड कर्व है। ओके, तो यूनिट स्पीड कर्व पहले से ही है, तो कर्वेचर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि ये इसकी मैग्नीट्यूड आएगी टेंजेंट की डेरिवेटिव की। सो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1/16, 1 प्लस टी माइनस 1 आएगा, प्लस 1/16, 1 माइनस टी माइनस आएगा और 0। सो हल करेंगे जब आप इन दोनों को मिला के तो ये आएगा 1/√8 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास कर्वेचर आ गई है इस कर्व की। लेकिन अब हमने नेक्स्ट था नॉर्मल फाइंड करना है। तो नॉर्मल होता है टी डॉट क्या होता है, के एन। यहाँ से एन क्या है, टी डॉट ओवर के। टी डॉट हमारे पास ये है और के कर्वेचर हमने ये फाइंड की हुई है, ये डिवाइड करेंगे अगर हम इसको तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बाइनोमियल कैसे आता है, वो टेंजेंट और नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक हो गया, और वो ये आएगा। सो बाइनॉर्मल हमारे पास ये निकला जी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद। और टॉर्जन क्या होगी, टॉर्जन होगी इस b का हमने लेना है डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव लिया यहाँ पे, ठीक है। और टॉर्जन होगी जो कि यूनिट स्पीड कर्व है, इस b डॉट की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो टॉर्जन होगी। सो मैग्नीट्यूड इसकी निकालने वो ये होगी, टॉर्जन इज इक्वल टू 1/8 अंडर के इनटू 1/v टी स्क्वायर। और हमने अब एन डॉट निकालना है तो फ्रेनेट फॉर्मूला से हम ये चेक कर सकते हैं, एन डॉट फ्रेनेट फॉर्मूला लगाएं तो कि हमने ये भी प्रूव करना था कि वो फ्रेंड फ्रेम को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके एन का डेरिवेटिव निकाल के देख लें, इजीली ये कंप्यूट हो सकता है कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। एन हमारे पास जो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है एन, वो हमारे पास ये एन हमने निकाला, ये एन है, ये एन है, और
टी हमारे पास टेंजेंट है जो गिवन है, ये टी है जो हमने फाइंड कर लिया था। कर्वेचर हमने फाइंड कर ली, वो ये है। टाउ टॉर्जन हमने फाइंड कर ली, वो ये है। एन हमारे पास है, ये लिखा हुआ है। सो दोनों साइडों को आप चेक कर सकते हैं इजीली फॉर दिस एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा केस 2 है ये वाला। हमने डेरिवेटिव लिया तो गैमा डॉट लिया तो टेंजेंट हमारे पास ये आ गया, ये चीज आ गई। अगेन इसके स्क्वायर का सम करें, इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, सम करें, ये दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये cos स्क्वायर बन जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इज अ यूनिट वेक्टर, सो गैमा इज अ यूनिट स्पीड कर्व अगेन, क्योंकि टेंजेंट की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है हमारे पास 1। सो इट्स इजी टू शो दैट ये मैग्नीट्यूड 1 आ गई है। सो इट्स अगेन अ यूनिट वेक्टर। फिर हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। वो कैसे आएगा, टी डॉट, वही सिंपल, -4/5 साइन का कॉस, माइनस कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन, 3/5 साइन का कॉस टी, डेरिवेटिव। तो कर्वेचर क्या होगी, क्योंकि ये यूनिट स्पीड कर्व है, यूनिट स्पीड कर्व हो तो कर्वेचर कैसे निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कर्वेचर 1 आ गया। सो कर्वेचर कांस्टेंट 1 आ गया। यहां से आपको फौरन ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि वो तमाम कर्व जिनकी कर्वेचर नॉन जीरो कांस्टेंट वो सिर्फ सर्कल हैं। सो इससे सर्कल, यहीं से क्लियर हो गया कि ये एक सर्कल है। अब एन क्या आएगा, एन एन क्या आएगा, 1/k टी डॉट। 1/k हमारे पास क्या है, सो ये 1 आ गया कर्वेचर, और टी डॉट हमने निकाला वो ये है, इसमें पुट करें, 1 नीचे पुट करने की जरूरत नहीं, तो टी डॉट ही हमारे पास आ जाएगा वो ये। सो बी क्या आएगा, टी क्रॉस एन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें मैट्रिक्स फॉर्म में तो वो ये आएगा। सो ये कांस्टेंट वेक्टर है, सो बी डॉट 0 है, टोर्शन 0 आ गई। सो प्रीवियस प्रेपोजिशन ये नहीं हमें चाहिए, सॉरी। सो प्रीवियस प्रेपोजिशन जो हमने की है कि टोर्जन 0, टोर्जन 0 तो ये प्लेन कर्व है, और कर्वेचर कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट तो ये एक सर्कल है। सो गैमा इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/k। गैमा एक सर्कल है और इसका रेडियस है 1/k इक्वल टू 1। विद द सेंटर क्या होगा, सेंटर आएगा, और चूंकि आप गौर से देखिएगा कि ये आपके पास जो कर्व है 1/k है विद द सेंटर, ये सर्कल ऑस्कुलेटिंग सर्कल की आ रही है फॉर्म विद द सेंटर। सेंटर क्या होगा, गैमा प्लस 1/k n, गैमा प्लस 1/k n पुट करें तो ये 0 1 0 आएगा इन द प्लेन पासिंग थ्रू 0 1 0 परपेंडिकुलर टू बी। तो ये इस प्लेन में पास कर रहा है, प्लेन की क्वेश्चन क्या होगी, परपेंडिकुलर है इसके, तो ये मल्टीप्लाई करवाएं और सम करके कांस्टेंट ले लें, तो इस प्लेन में ये सर्कल आई करेगा। सो गैमा इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 आ गया, विद द सेंटर गैमा प्लस 1/k n आ गया हमारे पास, और वो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो वे 0 1 0 आ गया इन दी प्लेन पासिंग थ्रू 0 1 0, इस प्लेन में लाई कर रहा है और परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल होगा, ठीक है। क्योंकि ये बाइनॉर्मल जो है, बाइनॉर्मल है तो ये सर्कल जब हमने क्लियर कर दिया कि ये एक सर्कल है तो ये किसी प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। और बाइनॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, तो बाइनॉर्मल कौन सा है, -3, ये बाइनॉर्मल है।
लेट्स से ये बाइनॉर्मल ले रहा हूं, ये नहीं है बाइनॉर्मल, so this is not binormal, so ये बाइनॉर्मल हो गया हमारे पास। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3/5 कॉमा 0 कॉमा -4/5। सो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, सो इसकी इक्वेशन होगी -3/5 x + 0y -4/5 z is equals to सम कांस्टेंट d, सम कांस्टेंट d आएगा। लेकिन ये एक पॉइंट जो आ गया है, सेंटर है सर्कल का और सर्कल इस प्लेन में लाई कर रहा है 0 1 0, दैट मीन्स कि ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहाँ x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 1 पुट करें और z की जगह 0 पुट करें तो वी विल गेट d इज इक्वल टू 0। तो जब d 0 आएगा तो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक होगा, माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आएगी 3x + 4z इज इक्वल्स टू 0। सो ये वो प्लेन आ गई है जिसमें हमारा सर्कल लाई कर रहा है। ये हमने ये फाइंड कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।